हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो के अंदर करेंगे एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स यूनिट के, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम करेंगे, बताओ, इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर जो 10 थे वो हम पिछली वीडियो के अंदर कर चुके हैं भाई। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक, और जो नेक्स्ट इससे अगली वीडियो होगी उसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 तक और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं और जो हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखो भाई, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11। व्हाट आर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये पूछ लिया जाता है पेपर में। देखो भाई, जो नाम से ही पता लग रहा है, एसेंशियल मतलब एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर दोज एसिड्स विच द बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज। मतलब ऐसे अमीनो एसिड्स जो कि बॉडी के द्वारा सिंथेसाइज नहीं किए जाते, वो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। और बाहर से कैसे लेंगे? वो डाइट के थ्रू लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे वेलिन हो गया और लियोसिन हो गया। ठीक है, ये हमारे पास एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, ये हमारे लिए एसेंशियल होते हैं। मतलब जरूरत होती है हमारी बॉडी को इनकी, लेकिन हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं की कर सकती ने, इसलिए हमें डाइट के थ्रू लेना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा कौन सा है? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कौन से होते हैं? देखो भाई, जिन्हें अपनी जो बॉडी है खुद ब खुद अपने ही अंदर सिंथेसाइज कर लेती है, वो बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ये नंबर में हमारे पास 10 होते हैं। ठीक है, और फॉर एग्जांपल जैसे ग्लाइसिन हो गया और एलेनिन हो गया। ठीक है, ये आपको याद करना है। तो ये इसका आंसर था हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो भाई, ये अपने पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग रिलेटेड टू प्रोटीन्स। हमें ये एक्सप्लेन करने हैं। पहला हमारे पास पेप्टाइड लिंकेज, और दूसरा अपने पास है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, और नेक्स्ट है हमारे पास डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। सबसे पहले हम देख लेते हैं पेप्टाइड लिंकेज इन प्रोटीन्स क्या होता है। जो पेप्टाइड लिंकेज होती है वो जनरली क्या होती है हमारे पास, देखो ये CONH, ये इस लिंकेज को क्या कहते हैं? पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। ठीक है, और ये कहां पर पाई जाती हैं? जनरली ये अमाइड लिंकेज के किसके अंदर? प्रोटीन्स के अंदर भी मिलती है। ठीक है, देखो भाई ये क्या लिखा हुआ है, पेप्टाइड लिंकेज इज द अमाइड लिंकेज। देखो भाई क्या है यहाँ पर, RCO, एक बार समझो इस बात को, NH2 ये है। ये अमाइड ग्रुप होता है ना, RNH2, वो तो अमीन्स होता है, और CO बीच में आ गया तो यहाँ पर ये अमाइड ग्रुप बन गया। ठीक है, CONH2। और ये हमारे पास कौन सी लिंकेज होती है बताओ? ये हमारे पास पेप्टाइड लिंकेज होती है। तो इसलिए यहां पर लिखा गया है कि हमारे पास पेप्टाइड लिंकेज इज द अमाइड लिंकेज। अब वो कैसे बनती है? विच इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन बिटवीन, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है और अमीनो ग्रुप है उसके अंदर कंडेंसेशन होती है, जिससे हमारे पास क्या बन जाता है भाई? अमाइड लिंकेज बन जाती है। ठीक है, और एक जो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। देखो कैसे, मान लिया मेरे पास ये है, ये R ग्रुप है, नीचे H और यहाँ पर COOH। ठीक है, ये है। इसके अंदर क्या होगा? H2 बाहर निकलेगा, यहाँ से OH, यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा? NH2। और यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा, COO नेगेटिव। ठीक है भाई, नेक्स्ट देख लेते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। Primary structure of proteins refer to the specific sequence of amino acid in a polypeptide chain which are linked to by peptide bond। देखो भाई, हमारे पास जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन्स का वो होता है, आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है हमारे पास
प्राइमरी स्ट्रक्चर अमीनो एसिड्स का। इसके अंदर हमारे पास जो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं वो एक चेन बना लेते हैं, जैसे ये हो गया 1 2 3 ऐसे, और ये पूरी चेन बन जाती है जिसको हम अमीनो एसिड्स कहते हैं। क्योंकि सबसे छोटी यूनिट, प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट को क्या कहते हैं? अमीनो एसिड्स, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो जाएगा? ये फोल्डेबल हो जाएगी। टर्सरी के अंदर देखो ये हो जाता है, और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो ये होता है। नेक्स्ट हमारे पास ये रह गया भाई, डीनेचुरेशन रह गया। देखो ये रह गया ना डीनेचुरेशन, वो करेंगे अब। डिफाइन डीनेचुरेशन इंपॉर्टेंट है भाई, ये पेपर में आता ही आता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डीनेचुरेशन ऑन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स? देखो भाई, डीनेचुरेशन क्या होता है? मान लिया मेरे पास कोई भी एक प्रोटीन्स है, फॉर एग्जांपल ये प्रोटीन्स के पार्टिकल है, ऐसे आप ये मान के सकते हो, ठीक है। अब क्या हो जाएगा जब इनकी डीनेचुरेशन होगी ना, यानी नीचे से हम इनको हीट करेंगे अच्छे से, तो क्या हो जाएगा? जब हम किसी प्रोटीन के पार्टिकल को नीचे से हीट करते हैं, द प्रोटीन स्ट्रक्चर कैन बी डिस्टर्बेड ऑन हीटिंग। जो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होगा ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्ट्रक्टेड हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये नॉर्मल प्रोटीन है और डीनेचुरेशन होने के बाद ये हो गया, तो ये पूछ रहा है डीनेचुरेशन क्या हो जाता है। तो प्रोटीन को जब हम हीट करेंगे नीचे से, तो क्या होगा? उसका जो स्ट्रक्चर है ना डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे क्या होगा? उसका जो उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो भी चेंज हो जाएंगी, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। अब वो किस किस से डीनेचुरेशन हो जाए, डीनेचुरेशन होता है प्रोटीन्स का? हीटिंग से भी होता है। और जब हमारा जो प्रोटीन्स होता है उसकी ट्रीटमेंट किसके साथ करवाए? मिनरल एसिड्स के साथ करवाए और अल्कलीज के करवाए। और जब हमारा प्रोटीन है उसको अगर लाइट की प्रेजेंस के अंदर एक्सपोज करें तो भी उसका डीनेचुरेशन हो जाता है, ठीक है। It is mainly due to the rearrangement of secondary and tertiary structure, while primary structure of protein does not change. जो ये इंपॉर्टेंट याद रखना, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन्स का वो चेंज नहीं होता डीनेचुरेशन के बाद, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे एग है, कोएगुलेशन ऑफ एग। फॉर एग्जांपल आपने एग देख ही रखे होंगे, हम एग को हीट करते हैं। हम क्या करते थे? एग को हीट कर देते हैं, और हीट करने के बाद उसका जो स्ट्रक्चर है वो सोलिडिफाइड हो जाता है, उसका जो प्रोटीन है वो सोलिडिफाइड हो जाता है। कहने का मतलब क्या हो गया? वो क्या हो गया? उसका डीनेचुरेशन हो गया, ठीक है। हमने उसकी पीएच चेंज करेंगे और सोलवेंट को चेंज करेंगे और रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तब भी हमारे पास क्या हो जाता है? डीनेचुरेशन हो जाता है। तो आपको एक तो ये याद रखना है डीनेचुरेशन होता क्या है। किसी भी का जो प्रोटीन है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, ठीक है। और वो क्यों चेंज होता है? जब उस प्रोटीन को या तो हीट करे, या उसकी पीएच चेंज कर दे, या उसका सोलवेंट चेंज कर दे, ठीक है, इसलिए हो जाता है। तो ये हमारा आंसर था। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट आर द कॉमन टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स? जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन्स का वो दो टाइप से हैं। देखो एक तो है हमारे पास अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, और नेक्स्ट हमारे पास बीटा प्लेटेड सी स्ट्रक्चर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर के अंदर, देखो ये हमारे पास, देखो आपको दिख रही है छोटे छोटे पार्टिकल दिख रहे हैं, ये पेप्टाइड्स हैं, छोटे छोटे पेप्टाइड्स हैं, और इनके बीच में पेप्टाइड्स बॉन्ड है, और ये कुल मिला के क्या बना लेते हैं? अमीनो एसिड्स बना लेते हैं। और उसके बाद अगर ये जो हमारे छोटे छोटे जो ये हमारे पास पेप्टाइड्स हैं, अगर ये ऐसे कोड लाइक स्ट्रक्चर बनाए ऐसे, तो इसको हम अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे आपको लिखा हुआ देखो, अल्फा हेलिक्स इज ए टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये भी आपको याद करना है प्रोटीन का। इन विच ए लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन इज कोल्ड इनटू ए राइट हैंडेड स्पाइरल, जिसके अंदर हमारे पास एक लॉन्ग जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, जैसे को आपको दिख रहा है ये क्या करती है? ऐसे कोल्ड शेप ले लेती है। और एक ये इंपॉर्टेंट है, जो ये स्ट्रक्चर है स्टेबल किसकी वजह से होता है बताओ? इसके बीच में होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर नहीं होता, याद रखना है। जो हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, उसके अंदर जो कोड लाइक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो किससे स्टेबल होती है बताओ? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। और इसके अंदर हमारे पास 3.6 अमीनो एसिड रेजिड्यू होते हैं एक, ये याद रखना अच्छे से, ठीक है। तो ये हमारे पास थी।
जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारे पास बीटा प्लेटेड सी स्ट्रक्चर है, ये हो गया सीट की तरह है। देखो ये बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर है और ये हमारे पास अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है, कोएडा स्ट्रक्चर है। ऐसे तो इन दोनों को मिलाकर हमारे पास बीटा प्लेटेड सी स्ट्रक्चर बन गया और ये हमारे पास क्वाटरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, तो ऐसा ही आपको आंसर के अंदर लिख के आना होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो भाई ये क्या पूछ रहा है, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग हेल्प स्टेबलाइजिंग द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। देखो हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर किया था कि जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, उसके अंदर वो स्टेबल होने के लिए किसका यूज करता है, कौन सी बॉन्डिंग होती है, तो इसका बस यही आएगा आंसर, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जो किस किस के बीच में होगी, NH ग्रुप होगा वन पेप्टाइड का और CO ग्रुप होगा फोर्थ अमीनो एसिड्स का। ठीक है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, उसका CO और NH के बीच में बॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आता है। स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन है और ये हमारे पास, जैसे आप फाइबर देख रहे हैं तो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास है फाइब्रस प्रोटीन। अब ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ना प्रोटीन्स की, वो कोइल के अंदर एग्जिस्ट करती है। इसके अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो पैरेलल पैरेलल चलती है एक दूसरे के, देखो आपको दिख रही होगी, ये ऐसे चल रही है लंबी और यहाँ पे कोइल्ड बना रखी है। दे आर स्पेरिकल इन शेप, दे आर वाटर सोल्यूबल। जो हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं वाटर सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, ये वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, इनका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दे आर नॉट अफेक्टेड बाय स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर एंड पीएच। ये इन पर कोई अफेक्ट नहीं होता किसका, पीएच का और टेम्परेचर का। जब हम स्मॉल चेंज कर देते हैं पीएच और टेम्परेचर के अंदर, लाइक टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिया या घटा दिया, इन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन इन पर इफेक्ट हो जाएगा। दे आर सेंसिटिव टू द स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर एंड पीएच। दे पोजेस द बायोलॉजिकल एक्टिविटी, दे डोंट पोजेस द बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो ये था भाई इन दोनों के बीच में डिफरेंस, ऐसा ही क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ डू यू एक्सप्लेन एम्फोटेरिक बिहेवियर। एम्फोटेरिक नेचर कौन सा होता है, एसिड एज वेल एज बेस, एसिड एज वेल एज बेस, ये बिहेवियर होता है। ठीक है, यानी जो हमारे पास अमीनो एसिड्स हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। ऐसा क्यों, देखो भाई ध्यान से, ये हमारे पास अमीनो एसिड्स है, मान लिया ऐसे जुड़ा हुआ है, देखो ऐसे, ये NH2 है, ये हमारे पास CH है, R लगा दो भाई। ठीक है, ये क्या करेगा, ये क्या करता है हमारे पास, ध्यान से सुनना, ये R यहां से चला जाएगा और देखो भाई ये R हटा देते हैं एक बार, ये जो H है ना ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा इधर, क्या हो जाएगा यहाँ पे NH3 पॉजिटिव, यानी ये डायपोलर आयन बन जाएगा, यानी इसके दो पोल बन जाएंगे, एक तो नेगेटिव पोल और एक पॉजिटिव पोल बन गए ना। अब ये देखो क्या कर सकता है, एक तरफ तो इसने हाइड्रोजन को रिलीज कर दिया जो कि एसिड का काम करेगा, एक तरफ हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लिया जो कि बेस का काम करेगा। ठीक है, इसके डायपोलर आयंस की वजह से, अब जो डायपोलर आयन बनता है उसको हम क्या कहते हैं, ज्विटर आयन। ठीक है, और इसी नेचर की वजह से ये एम्फोटेरिक नेचर शो करता है, देखो यहां पर लिखा भी हुआ है, अमीनो एसिड हैव बेसिक NH2 एंड एसिडिक जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, दे these therefore amphoteric in nature, इसलिए इनका एम्फोटेरिक नेचर होता है, बिकॉज दे एग्जिबिट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमीनो एसिड मॉलिक्यूल इटसेल्फ। जो NH2 ग्रुप है वो बेसिक का काम करता है और हमारे पास यानी एक्सेप्ट, जो H पॉजिटिव है उसको एक्सेप्ट कर लेता है किससे, एसिडिक ग्रुप से, इसलिए ये एसिडिक एज वेल एज बेसिक का काम करता है। ठीक है, इसलिए हमारे पास जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो भाई यहां पर पूछा गया है व्हाट आर एंजाइम्स। जो एंजाइम्स होते हैं वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, सबसे पहले तो ये समझो।
जो एंजाइम्स होते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, मतलब देखो भाई हमारी जो बॉडी है उसके अंदर बहुत सारी रिएक्शन चलती हैं और उनको बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। और इन रिएक्शन को चलाने के लिए हमें कुछ कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब बाहर तो जैसे हमारे पास बाहर कोई भी रिएक्शन चलती है, लैब के अंदर कोई भी रिएक्शन होती है, ठीक है, लैब के अंदर कोई भी रिएक्शन होती है, उसको उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए हम जो चीजें डालते हैं उनको कैटलिस्ट कहते हैं। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो बायोलॉजिकल रिएक्शन चलती हैं उनकी स्पीड को बढ़ाने के लिए, ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर सके, उनके अंदर हम कैटलिस्ट डालते हैं। और वहां पर हम कैटलिस्ट ना बोल करके हम क्या बोलते हैं, उनको एंजाइम्स कहते हैं। इसलिए एंजाइम क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, विच इंक्रीजिंग द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। जो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर लाइक एनिमल या ह्यूमन हो गया, जितनी भी केमिकल रिएक्शन चलती है उनकी रेट को बढ़ाने के लिए कैटलिस्ट का यूज किया जाता है, उनको हम एंजाइम्स कहते हैं। ठीक है, जो एंजाइम्स है वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि कोई भी एंजाइम कोई भी बायोलॉजिकल रिएक्शन कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन करवा देगा। मान लिया ये हमारे पास एंजाइम है और ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, ये हमारे पास एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है। ठीक है, तो क्या होगा, देखो भाई इसका जो ये शेप है ना वो सिर्फ इसी के अंदर फिट होगा ऐसे। तो इसलिए ये हमेशा स्पेसिफिक होते हैं, केवल एक ही रिएक्शन के लिए यूज होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा एक एंजाइम बहुत सारी रिएक्शन को परफॉर्म करवा देगा। ठीक है, और जैसा कि कैटलिस्ट का काम होता है, दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी करो, हम पढ़ते थे ना, ये एक्टिवेशन एनर्जी, ये हमारे पास रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट, ये एक्टिवेशन एनर्जी करो, इसको भी ये क्या कर देता है, लोअर कर देता है। ठीक है, जो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और स्पेसिफिक ही पीएच पर काम करते हैं ये, और डीनेचरेशन होने के बाद अपनी एक्टिविटी को लॉस कर देंगे। तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल अमाइलेज हेल्प टू डाइजेशन ऑफ स्टार्च एंड पेप्सिन हेल्प टू डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है वो किस टाइप, क्यों, मतलब कैसे डाइजेस्ट होता है, वो हमारी बॉडी के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है पेप्सिन, उसकी वजह से। ठीक है, तो ये हमारे पास अब है नेक्स्ट, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ डीनेचरेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। पहला क्वेश्चन था हमारे पास, देखो कि डीनेचरेशन होता क्या है, और यहाँ पर है डीनेचरेशन होने के बाद इफेक्ट क्या पड़ेंगे। ये हमारे पास प्रोटीन है, उसका डीनेचरेशन होने के बाद देखो ऐसा स्ट्रक्चर हो गया उसका। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग है, एग के अंदर ये प्रोटीन है, ये बॉयल होने से पहले है और बॉयल होने के बाद ऐसा हो जाएगा। यानी इस प्रोटीन को, प्रोटीन का क्या हो गया, डीनेचरेशन हो गया, ये सोलिडिफाइड हो गया। ठीक है, तो क्या क्या लिखा हुआ पढ़ लेते हैं, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन इज डन आइदर बाय द चेंज इन टेम्परेचर, या तो टेम्परेचर चेंज हो, प्रोटीन को हीट कर दें हम, और या उसकी जो पीएच है उसको चेंज कर दें, जिससे क्या होगा, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसके अंदर, प्रोटीन्स के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है उसको लॉस कर देगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे एग है ना, ये बॉइलिंग होने से पहले ऐसा होता है, और जब उसको बॉईल किया जाता है, बॉईल कर देते हैं, उसके बाद ये ऐसे हो जाता है सोलिडिफाइड, इसका जो येलो पार्ट है ना ऐसा हो जाता है। यानी प्रोटीन का क्या हो गया है, डीनेचरेशन हो गया, इसकी स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आ गया है। ठीक है, तो ये था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ आर विटामिन क्लासिफाइड, नेम द विटामिन रिस्पॉन्सिबल कोएगुलेशन। जो विटामिन है उसको किस बेसिस पर क्लासिफाइड किया गया है। जो विटामिन है वैसे तो बहुत टाइप से क्लासिफाई किया गया है, लेकिन मेनली हमारे पास दो है, एक तो वाटर सोल्यूबल विटामिन, एक फैट सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन दो होते हैं, विटामिन सी और विटामिन बी, और फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं विटामिन ए, डी, ई, के। और हमारे पास जो विटामिन ब्लड क्लोटिंग के अंदर रिस्पॉन्सिबल होता है वो हमारे पास होता है विटामिन के। आपको पता भी होगा अगर हमारे बॉडी के अंदर विटामिन के की कमी हो जाए तो हमें, हमारा जो ब्लड है, हमें जो चोट लगेगी उसके अंदर, वहां पर हमारा ब्लड क्लोट नहीं होगा, हमेशा ब्लड बहता ही रहेगा। ठीक है, जो हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन होंगे वो फैट इनसोल्यूबल होंगे, और जो फैट सोल्यूबल होंगे वो वाटर इनसोल्यूबल होंगे। ठीक है, आपको ये याद कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट देख लेते हैं, Why are vitamin A and vitamin C are essential to us mention their source?
जो विटामिन ए है और सी है वो हमारे लिए एसेंशियल क्यों है, जरूरी क्यों है, और उनके सोर्स बताओ। जो विटामिन ए है उसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, जीरोथैलेमिया हो जाता है, यानी जो हमारी आंख का जो कॉर्निया होता है वो हार्डनेस हो जाती है उसके अंदर। और एक और बात, विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस भी हो जाती है। और इसके इंपोर्टेंट सोर्स, सबसे इंपोर्टेंट सोर्स तो है कैरेट, ठीक है, कैरेट यानी गाजर, और फिश लीवर ऑयल, कैरेट और बटर और मिल्क, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से हमें स्कर्वी हो जाता है, यानी मसूड़ों के अंदर खून बहने लगता है। और इसके इंपॉर्टेंट सोर्स है जो कि हमारे पास ग्रीन वेजिटेबल्स है और खट्टे पदार्थ होते हैं, ठीक है। और यानी सीट्रस फ्रूट, जो खट्टे फ्रूट होते हैं उनके अंदर हमारे पास क्या पाया जाता है, विटामिन सी। तो ये हमारे पास 10 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जितने भी हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू।